हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बूलियन लॉजिक का अंतिम टॉपिक जो बचा हुआ था उसको पूरा करने चल रहे हैं। तो आपने पिछले टर्म पर देखा था बूलियन लॉजिक के कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने के रूल थे, जैसे आइडेम्पोटेंस लॉ, इन्वोल्यूशन, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, एब्जॉर्प्शन एटसेट्रा। इस रूल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल जो मैं आज बताने चल रहा हूँ ये है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम डी मॉर्गन थ्योरम आपने मॉडर्न अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ मैं आपको बताने चल रहा हूँ डी मॉर्गन थ्योरम। दो डी मॉर्गन थ्योरम है। पहला x प्लस वाई पर होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, और दूसरा x डॉट वाई पर होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। ये दो डी मॉर्गन्स थ्योरम है। आपने ये भी देखा है कि जितने भी रूल्स हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, हर रूल के ड्यूअल नेचर हुआ करते थे। ऐसा ही इस डी मॉर्गन थ्योरम में भी दो रूल है, इनको हम पढ़ने चल रहे हैं। इनका सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, और दूसरा इसके साथ साथ आज यह भी जानना है कि जिस तरह से मैथमेटिक्स में, मॉडर्न अलजेब्रा में या अलजेब्रा में हम लोग किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते किसी वैल्यू की डिसीजन पर पहुंचते हैं, या आपने ये भी देखा होगा कि LHS को RHS के इक्विवेलेंट प्रूफ करते हैं। तो इस तरीके से बूलियन इक्वेशंस के सिंप्लीफिकेशन में भी इन बेसिक पोस्टुलेट्स या बूलियन थ्योरम और ये डी मॉर्गन थ्योरम का यूज होता है। मैं एक एग्जांपल से इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे x प्लस वाई और x प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, इसको प्रूफ करना है। ये इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS है या नहीं, इसको प्रूफ करना है। बूलियन अलजेब्रा में किसी बूलियन एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए कुल 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स। पहला मेथड है ट्रुथ टेबल मेथड, और दूसरा है लॉजिक सर्किट मेथड, और तीसरा बूलियन एक्सप्रेशंस मिनिमाइजेशन यूजिंग बूलियन फार्मूलाज, बेसिक पोस्टुलेट्स, डिफरेंट थ्योरम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि ट्रुथ टेबल मेथड से हम किसी इक्वेशन को LHS इज इक्वल टू RHS कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये बात ध्यान से देखिएगा। फिर हम इस इक्वेशन पर आते हैं वापस। तो हम चलते हैं पहले इक्वेशन को, डी मॉर्गन के पहले इक्वेशन को प्रूफ करते हैं कि क्या ये LHS इज इक्वल टू RHS है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका ट्रुथ टेबल बनना चाहिए। आप ये देख रहे हैं इस इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 2 इनपुट गेट में बना हुआ है। तो यहाँ हमने 2 इनपुट वेरिएबल्स लिया, x और y, और इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पहले लिख लेते हैं। जैसे 0 0 1 1, y में होगा 0 1 0 1। अब एक एक करके हम लोग इस एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब क्या होता है? x और y को OR गेट से पास कराया गया, प्लस का इंडिकेशन OR होता है। तो मैं यहाँ लिखा हूँ x प्लस वाई। इसका ये मतलब हुआ कि x और y की इन वैल्यूज को OR गेट से पास कराया गया। तो आउटपुट क्या होगा? आपको पता है कि OR गेट में इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। देन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0,
0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये x प्लस वाई हो गया। अब हमको निकालना है x प्लस वाई पर होल बार, तब ये कंप्लीट होगा LHS। तो x प्लस वाई हमारे पास आ गया। अब इसका होल बार क्या होगा? जो x प्लस वाई के कॉलम में वैल्यूज दी गई हैं वो खुद की रिवर्स हो जाएगी। जो 0 है वो 1 हो जाएगा, जो 1 है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, 0, 0। हमारा LHS की वैल्यू आ गया। अब हमको x बार डॉट y बार निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे x बार, दिस इज x बार एंड दिस इज y बार। x बार जो वैल्यू x कॉलम में है उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, यानी कि हर 0 1 हो जाएगा, हर 1 0 हो जाएगा। इस 0 का x बार होगा 1, इस 0 का x बार होगा 1, इस 1 का होगा 0 और इस 1 का होगा 0, x बार आ गया। इसी तरह से अब y बार हम इस कॉलम से लेंगे, y कॉलम से। तो y 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब हमको फाइनली हमको निकालना है x बार डॉट y बार, यानी कि इन दोनों को एंड गेट से पास कराने पर आउटपुट क्या होगा? हमको पता है कि एंड गेट में जो इनपुट कॉम्बिनेशन जाते हैं, इफ एवरी इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज 0। आप यहाँ देखिए 1 डॉट 1, ये क्या होगा? दोनों 1 है और एंड गेट से जा रहे हैं इसलिए आउटपुट 1 होगा। 1 0 का 0 होगा, 0 1 का 0 होगा, 0 0 का 0 होगा। इस तरह से अब आपको कंपेयर करना है कि क्या हमारा x प्लस वाई पर होल बार इक्वल है x बार डॉट y बार के। इस कॉलम की सारी वैल्यू इस कॉलम के इक्विवेलेंट आ रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ये जो हमने प्रूफ दिखाया ये किसी भी बूलियन इक्वेशन का ट्रुथ टेबल के द्वारा प्रूफ करने का तरीका है। पहले हम LHS का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर RHS का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और अगर दोनों के कॉलम की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ये पहला मेथड था। दूसरा लॉजिक सर्किट बनाएंगे। लॉजिक सर्किट बनाना आपको पीछे बताया गया है। LHS की अलग लॉजिक सर्किट, RHS की अलग लॉजिक सर्किट। उसके बाद दोनों सर्किट में सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू इनपुट कराएंगे और आउटपुट चेक करेंगे। अगर आउटपुट हर कॉम्बिनेशन के लिए सेम आता है तो दोनों लॉजिक सर्किट आपकी इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तीसरा मेथड है हमारा बूलियन एक्सप्रेशन मेथड या बूलियन अलजेब्रा, जहां पर हम पोस्टुलेट्स और बूलियन थ्योरम्स का यूज करके हम लॉजिकल इक्वेशंस को मिनिमाइज करते हैं। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई और x प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई जेड होता है क्या? अगर आप इसको ट्रुथ टेबल से प्रूफ करना चाहते हैं तो आपने देख लिया कि इस बूलियन एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि आपको 3 इनपुट टेबल बनाना पड़ेगा और उस 3 इनपुट टेबल में ये कॉम्बिनेशन लाएंगे और ये कॉम्बिनेशन लाएंगे। दोनों के कॉलम में सेम कॉम्बिनेशन वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगी तो आप कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एल्जेब्राइक मेथड से या बेसिक पोस्टुलेट से, बूलियन थ्योरम के मेथड से हमको इसको मिनिमाइज करना है तो क्या करना होगा? तो आपको पता है कि हम लोग किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते किसी एक वैल्यू पर पहुंचते हैं। जैसे मैं LHS को सॉल्व करते करते आगे बढ़ूं, किसी एक वैल्यू पर कहीं जाके हम रुक जाएंगे जहां ये पता लगेगा कि इसके आगे अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से RHS को सॉल्व करते करते किसी एक स्टेज पर पहुंचेंगे जहां आपको पता लगेगा कि अब हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। उस स्टेज में अगर LHS की वैल्यू RHS के इक्विवेलेंट है तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम LHS को सॉल्व करते करते आगे बढ़ें और हमको RHS मिल जाए, या हम RHS को सॉल्व करते करते आगे बढ़ें हमको LHS मिल जाए, तो भी हम कहेंगे कि ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है। अब यहाँ पर देखिए हम LHS को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखने की कोशिश करूँ
तो इन दोनों के बीच में डॉट साइन है, यानी कि इसका और इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो सबसे पहले इस x को इन दोनों में कंबाइंड करेंगे, उसके बाद y को इन दोनों में कंबाइंड करेंगे और इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे। तो क्या होगा ये देखा जाए। x को इस x के साथ जब हम कंबाइंड करेंगे तो होगा x डॉट x, उसके बाद प्लस x z प्लस x और y का आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो x y प्लस y और z का कॉम्बिनेशन होगा तो y z। ध्यान रहे लिखते समय हम x x लिखते हैं तो ये x डॉट x माना जाएगा, जैसे मैंने यहाँ x y लिखा, इस बीच में डॉट माना जाएगा। लिखा जाए या ना लिखा जाए, आप लिखेंगे तो ठीक रहेगा। इस दोनों को कंबाइन करके जब ओपन किया गया तो ये इक्वेशन हमारे सामने आया। अब आप ध्यान से देखिए कि इस जगह पर हमारे पास एक बेसिक रूल है, x डॉट x इज इक्वल टू x होता है, पीछे आपको बताया जा चुका है। तो इस जगह पर हमने x लिखा, बाकी चीज़ों को एज इट इज लिख लिया बिना किसी चेंज के। यहाँ देखिए अब आप अगले स्टेज में इस दोनों के बीच हमको x कॉमन मिल रहा है तो बचा हुआ इक्वेशन बचा हमारा 1 प्लस जेड। फिर प्लस इधर बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, x डॉट y और y डॉट z। इसको मैं अभी इसी स्टेज में छोड़ता हूँ, x डॉट y प्लस y डॉट z। यहाँ देखें 1 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू, ये भी आपको बताया जा चुका है, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 1। ये बेसिक रूल है, पीछे आपको बताया जा चुका है। तो इस जगह पर 1 प्लस जेड आपका हो गया x। अब रेस्ट इक्वेशन आपका बचा ये, इतनी जगह पर आ गया x डॉट वाई एज इट इज आ गया, y डॉट जेड एज इट इज आ गया। अब फिर इसमें x कॉमन हो गया, यहाँ मिला आपको x 1 प्लस वाई प्लस वाई डॉट जेड। बहुत सिंपल है, समझ रहे होंगे। यहाँ 1 प्लस जेड की तरीके से फिर 1 प्लस वाई आ गया जो फिर 1 हो जाएगा और लास्ट में बचा x प्लस वाई डॉट जेड। फाइनली LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ये हमारा एल्जेब्राइक मेथड है, जब हम किसी इक्वेशन को LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगी। आपके टेक्स्ट बुक में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे रूल्स दिए गए हैं, उनको छोटे छोटे पहले प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे, फिर आपको डिफ़िकल्टीज लेवल पर पहुंचकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा तीनों तरीका आपको आ गया। पहला ट्रूथ टेबल मेथड, दूसरा लॉजिक सर्किट मेथड और तीसरा एल्जेब्राइक मेथड। किसी भी इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, हमने डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम ये है x प्लस वाई पर होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। दूसरा x डॉट वाई पर होल बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार। आपने देखा कि हमने इस इक्वेशन को अभी ट्रूथ टेबल से प्रूफ किया था, अभी आपने देखा इसके जस्ट पहले। अब मैं इसी इक्वेशन को एल्जेब्रिकली प्रूफ करने चल रहा हूं। हमारे पास एक रूल है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पीछे आप जाएंगे बुक में भी या अपने पिछले वीडियो में, वहां देखेंगे एक रूल आपको मिलेगा, कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ। वो क्या है, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, एक्स डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0। इस लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ। ये क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। अगर कोई इक्वेशन, जैसे मैं इसी को मान लूं LHS इज इक्वल टू RHS, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किसी इक्वेशन को LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करने का हमारे पास कितना तरीका है। पहला, LHS को सॉल्व करते करते हम किसी स्टेज पर पहुंचकर रुक जाएंगे, RHS को सॉल्व करते करते हम पहुंचेंगे किसी स्टेज पर रुक जाएंगे, उस स्टेज पर आप देखेंगे LHS की कैलकुलेटेड वैल्यू RHS की कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल होगी।
दूसरा, हम LHS को सॉल्व करते करते RHS को अचीव कर लें तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, या फिर RHS को सॉल्व करते करते हम LHS को रिट्रीव कर लें तो फिर हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब हम आज इस बूलियन लॉजिक में एक नया रोल पा गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक्चुअली है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिक तरीके से इसको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ ये कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है जो LHS और RHS के फॉर्म में है और इसको आपको इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, तो ये कहता है कि राइट साइड का बार अगर लेफ्ट साइड में प्लस करके सॉल्व किया जाए तो आंसर 1 आए, और राइट साइड का बार लेफ्ट साइड में डॉट करके सॉल्व किया जाए आंसर 0 आए, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS होगा। मैं एक दूसरे एग्जांपल से इसको बताता हूं कि अगर आपको प्रूफ करना है क्या x इज इक्वल टू x है, ये तो बड़ा सिंपल सा है, x इज इक्वल टू x तो होता ही है, x इज इक्वल टू x। पर कॉम्प्लीमेंटरिटी लॉ कहता है कि अगर आप x प्लस x बार इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर दें और ये x बार और x डॉट x बार इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दें, तो फिर हम इस x इज इक्वल टू दूसरे x को मान लेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आपको x इज इक्वल टू y प्रूफ करना हो तो कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप x प्लस y बार इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर दें और x डॉट y बार इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर दें, तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y है। इसी तरीके से अब हम चल रहे हैं डी मॉर्गन्स के थ्योरम को प्रूफ करने। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी जैसे हमने बताया कि x इज इक्वल टू y अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो हम इसका बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट करके इसमें प्लस करें और इसका बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट ला करके इसमें डॉट के साथ सॉल्व करें, और पहली बार आंसर 1 आए, दोबारा आंसर 0 आए, तो फिर ये x इज इक्वल टू y कहा जाएगा। अपनी फैसिलिटी के लिए अगर मैं इसका उल्टा सोचूं कि इसका बार इसमें प्लस करूं, चाहे इसका बार इसमें प्लस करके सॉल्व करिए 1 आए, चाहे इसका बार इसमें ला करके प्लस करिए आंसर 1 आए, और इसी तरह से इसका बार इसमें डॉट करिए आंसर 0 आए, तो x इज इक्वल टू y प्रूफ हो जाता है। मैं यही बताना चाहता हूं कि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैं इसमें बार करके इसमें प्लस करूं या इसमें बार करके इसमें प्लस करूं, देखने से आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं इसमें बार करके इसमें प्लस करता हूं तो इसका डबल बार होकर के बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं x डबल बार इज इक्वल टू x होता है। इन्वोल्यूशन लॉ के तहत पीछे आपको बताया गया है, ये इन्वोल्यूशन लॉ है, ये x डबल बार इज इक्वल टू x या x बार पर बार इज इक्वल टू x। इसी वजह से आप खुद सोचिए कि मैं इस पर बार लगा के इसमें प्लस करूं या इसमें बार लगा के इसमें प्लस करूं, हमको आसान कौन सा लगेगा, क्योंकि इस पर एक बार पहले से है। अब इसमें मैं एक बार और लगाऊंगा, इसमें प्लस करूंगा, तो डबल बार से दोनों बार खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको आसानी के लिए बताता हूं कि यह चीज बार करके इसमें लगाई जाएगी, तो हमारा गिवन इक्वेशन तो ये है। अब हमने इसमें बार किया प्लस जो x बार y बार एज इट इज पुट कर दिया जैसा था। अब ये इक्वेशन कहाँ पहुंच गया, मिनिमाइजेशन में ये तो अब केवल x प्लस y बचा, इधर बचा आपके पास x बार डॉट y बार। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अभी इस फार्मूले को हमने प्रूफ करके दिखाया था। वो फार्मूला क्या है, यहाँ देखिए मैंने लिखा x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड। अभी इसके पहले मैंने इसको एल्जेब्राइकली प्रूफ किया था। अब मैं यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करने चल रहा हूँ। x प्लस वाई जेड में दिस इज x, दिस इज प्लस, दिस इज y एंड दिस इज z। x प्लस वाई जेड, x हमने किसको माना, x प्लस वाई को, प्लस की जगह प्लस, x बार को हमने क्या माना y,
वाई बार को हमने क्या माना, जेड। अब आप x प्लस वाई जेड को इस फॉर्मेट में ओपन कर दीजिए, x प्लस वाई और x प्लस जेड के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स बार डॉट x प्लस जेड। एक्स प्लस वाई हो गया है, x ये है, y ये है, तो x प्लस वाई ये हो गया। अब हमको लिखना है x प्लस जेड। x हमारा ये है, x प्लस वाई, और जेड हमने यहाँ पर किसको माना है, y बार को। ये बन गया इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कीजिए। अब आप x प्लस एक्स बार करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस एक्स बार, ये भी आपको फार्मूले में बताया जा चुका है। x प्लस एक्स बार आएगा 1 और उसके साथ y। तो मैं इसको जरा ठीक करके लिख लूं, x प्लस एक्स बार प्लस y, और इसको हमने लिखा x प्लस वाई प्लस वाई बार, जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब इसको आसान हो जाएगा सिंप्लीफाई करने में। x प्लस एक्स बार आप जानते हैं 1 होता है, प्लस y बचा डॉट यहाँ y प्लस वाई बार आपका 1 होगा, तो यहाँ बचा आपका 1 प्लस एक्स। आप फार्मूले से जानते हैं 1 प्लस वाई 1 होगा, इसी तरह से 1 प्लस एक्स 1 होगा, इज इक्वल टू फाइनल आंसर इज 1। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हुआ। अभी एक पार्ट मैंने क्या कहा था कि इसका बार इसमें प्लस करिए और सॉल्व करिए तो आंसर 1 आना चाहिए, और इसका बार इसमें डॉट करिए तो आंसर 0 आए, तब जाकर के आपका यह LHS इक्वल टू RHS प्रूफ होगा। ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है स्टूडेंट्स। अब मैं इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करने चल रहा हूँ। यहाँ तो हमारा 1 आ गया, अब आगे इसका बार इसमें डॉट करेंगे और आंसर 0 आ जाए तो ऑटोमेटिकली LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ हमारा x प्लस वाई पर होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, गिवन इक्वेशन है। हमने इस पर डबल बार किया, डबल बार डॉट डॉट एक्स बार वाई बार। इस बार हमें यहाँ डॉट करना है, पिछली बार हमें यहाँ प्लस करना था। अब यहाँ आप देख रहे हैं हमारा क्या बचा, x प्लस वाई, इधर बचा एक्स बार डॉट वाई बार। इसका इन दोनों में अलग अलग डॉट ऑपरेशन करा देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा। अब आप इन दोनों को इसके साथ कंबाइन करिए तो क्या होगा, x डॉट एक्स बार डॉट वाई बार। दूसरा क्या बनेगा, y के साथ इसको करेंगे आप y एक्स बार वाई बार, ये बन गया। अब आपको पता है x डॉट एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो गया, प्लस यहाँ भी वाई बार के साथ 0 हो गया, तो एक्स बार के साथ भी 0 हो जाएगा क्योंकि डॉट ऑपरेशन है। इज इक्वल टू पूरा इक्वेशन आपका 0 हो गया। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। डिमॉर्गन्स फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया। बिल्कुल 100% इसी तरीके से डिमॉर्गन्स के दूसरे थ्योरम को भी सॉल्व करना है। यही रूल यहाँ भी लगेगा और इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम भी एल्जेब्रिकली प्रूफ हो जाएगा। यही आपका होमवर्क है। अब आगे बहुत छोटे से 2 टॉपिक और बचे हुए हैं जिनकी तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये आप सॉल्व करेंगे, डिमॉर्गन्स सेकंड थ्योरम प्रूफ करेंगे एल्जेब्रिकली। नहीं आएगा तो मैं अगले टर्न पर बताता हूँ। अभी आगे हम बढ़ रहे हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट समाप्त हुआ। अब हमारे पास कुछ और गेट हैं। ध्यान होगा, मैं लॉजिक गेट पर वापस चलता हूं। जिस समय हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि लॉजिक गेट क्या है और इनके टाइप कितने हैं। तो हमने उसमें बताया था पहला बेसिक गेट और दूसरा यूनिवर्सल गेट। बेसिक में आपको बताया था नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट। यूनिवर्सल गेट में आपके पास 2 गेट हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। ये दोनों यूनिवर्सल गेट कहे जाते हैं। और एक तीसरा भी गेट होता है जिसको हम लोग स्पेशल गेट के नाम से जानते हैं।
जिनको हम लोग एक्स आर और एक्स नार गेट के नाम से भी जानते हैं। ये सारे गेट जो हमने आज अभी नाम लिखे हैं नए, इनका डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, केवल इनका फिगर और ट्रुथ टेबल आपको जानना है। इसका जो यूज है बूलियन अलजेब्रा में वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम लोग इसके ट्रुथ टेबल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला है नार गेट। एक्चुअली ये नार गेट जो है वो आर और नॉट का कॉम्बिनेशन है, आर और नॉट का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह नैंड गेट जो है वो एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है। इसको मैं ट्रुथ टेबल से ले चलता हूं। देखिए डायग्राम आपको ध्यान होगा, ये हमारा आर गेट है। आर गेट, आर गेट में हम इसके आउटपुट के साथ अगर एक नॉट गेट कंबाइन कर दें तो ये नार गेट बन जाता है। यहाँ हमने लिखा x और y इनपुट, तो यहाँ हमको आउटपुट मिलेगा x प्लस वाई, आपको पता है, लेकिन इस जगह पर हमको आउटपुट मिलेगा x प्लस वाई पर होल बार। इसी तरह से हम दूसरा गेट बनाते हैं नैंड गेट। यहाँ हमने x और y भेजा और इस जगह पर हमने ये लगाया, x और y भेजा, तो यहाँ हमको आउटपुट मिला x डॉट y, और जब ये नॉट गेट से पास हुआ तो x डॉट y पर होल बार, ये हमारा नैंड गेट हो गया। इसके अंदर लिख दिया जाए ये नार गेट और ये हो गया नैंड गेट। इनका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर टू इनपुट नार गेट। ये है हमारा x, ये है y, इसका इनपुट कॉम्बिनेशन हुआ 0 0 1 1, y में आएगा 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ हमको क्या मिलना है, x प्लस वाई पर होल बार। ये कैसे आएगा, तो पहले x प्लस वाई लीजिए। x प्लस वाई तो हम जानते ही हैं 0 1 1 1। अब इसका होल बार कैसे आएगा, इसी को हम रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 1 0 0 0। ये मिल गया है टू इनपुट नार गेट। इसी तरह से नैंड गेट कैसे मिलेगा, मैं दोनों को यहाँ एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। ये हमारा मिलेगा x प्लस वाई पर होल बार, और ये हमारा मिलेगा x डॉट वाई पर होल बार। ये हमको क्या मिला, अभी आपने देखा इसका रिवर्स हो गया। इस तरह से एंड गेट में 0 0 का एंड क्या आएगा 0, लेकिन बार होने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा 1। और इस तरह से 0 1 का एंड क्या आएगा 0, बार होने की वजह से क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ 0। ये नार गेट का ट्रुथ टेबल है और ये है नैंड गेट का ट्रुथ टेबल। केवल ट्रुथ टेबल ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें और बता दूं कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से गेट बनाए जाते हैं, वो चाहे नॉट गेट हो, चाहे नैंड गेट हो, चाहे नार गेट हो, चाहे एंड गेट हो, चाहे आर गेट हो, चाहे एक्स आर गेट हो, एक्स नार गेट हो, गेट कोई भी हो, उनको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। और जब ये कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके बनाया जाता है तो इन पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को खरीदने में खर्चे आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। यूनिवर्सल गेट के द्वारा किसी भी गेट को बनाना लेस एक्सपेंसिव होता है, और बेसिक गेट्स के द्वारा आप किसी भी सर्किट्स को डिजाइन करेंगे तो वो मोर एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए नैंड और नार को यूनिवर्सल गेट बनाया गया, क्योंकि इनसे कोई भी गेट आगे बनाया जा सकता है। इवन एंड गेट भी बनाना है तो नैंड से बनाया जाए या नार से बनाया जाए, और आर गेट बनाना है तो नार से बनाया जाए या नैंड से बनाया जाए, नॉट गेट बनाना है तो नार से बनाया जाए या नैंड से बनाया जाए, तो आप देखेंगे उस सर्किट का जो क्रिएशन एक्सपेंस आएगा वो कम होगा। इसी वजह से आपको ज़्यादातर नैंड और नार गेट को यूटिलाइज करने की सलाह दी जाती है। ये आपके यूटिलाइजेशन के बाहर है, इसलिए मैं उसके क्रिएशन में नहीं जा रहा हूँ। तो हमारा अगला है एक्स आर गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं जार गेट। पढ़ने में जार गेट पढ़ेंगे और लिखने में उसको हम एक्स आर गेट बोलते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स आर गेट और एक्स नार गेट। फिगर ऐसे होगा, ये डबल कर्व होगा, कर्व के बाद यहाँ
ये हो गया, ये एक्स आर गेट। और यही कर्व के साथ आगे अगर हम यहाँ एक सर्किल बना दें तो ये सर्किल बन जाने पर ये एक्स नार हो गया, और यहाँ सर्किल नहीं है तो ये एक्स आर है। एक चीज़ और बता दूँ, अभी हमने नार गेट बनाया था, ये हमारा नार गेट था। तो नार गेट में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक नॉट गेट लगाया।